हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सो फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल। आपको एक क्लीन वायर लेनी है कॉपर की और एक आयरन नेल लेना है। पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। फिर आप क्या करोगे, जो कॉपर की वायर है उसे आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दोगे। एंड द आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब। और आयरन नेल जो लोहे की कील है उसको किस में डालूंगे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूंगी। नीचे वाली फिगर में देखो 3.4 फिगर में यही किया हुआ है। हमने सॉल्यूशन लिया, आयरन नेल लिया है, उसको कौन से सॉल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। और दूसरे ट्यूब में क्या किया है, कॉपर की वायर ली है और उसको आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। फिर क्या करना है, थर्ड पॉइंट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। और 20 मिनट के लिए इसको हम अनडिस्टर्ब रख देंगे। फिर ऑब्जर्वेशन लेंगे। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज़ अकर्ड। फिर आपको देखना है कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन है वो हुई है, ठीक है। और वो रिएक्शन हुई है या नहीं हुई कैसे पता लगेगा, कोई कलर चेंज होगा, कुछ बबल्स रिलीज होंगे या टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है उससे। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस, वही चीज़ें जो अभी मैंने बताई आपको। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, किस में रिएक्शन हो रही है वो पता लगेगा। कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। तो कॉपर और आयरन में से, कॉपर वायर या आयरन नेल में से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। सो रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि सभी मेटल है वो सेम तरह की रिएक्टिविटी शो नहीं करते। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स। हमने चेक की थी रिएक्टिविटी सब चीज़ों के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स, so we were not able to put all the metal samples we had collected in decreasing order of their reactivity। लेकिन कुछ है वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो हम उनकी रिएक्टिविटी को कैसे डिसाइड करें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो पढ़ी हैं आपने, उससे हम अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर दो आपको मेटल्स दिए, उन दोनों में से आपस में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर मान लो मेटल ए ने बी के सॉल्यूशन में से बी को निकाल लिया बाहर, तो मेटल ए क्या हुआ, ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, ठीक है। सो इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपको रिएक्शन लिख के दिखाई है। मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी गिव राइज टू, उसने क्या किया, ए वाले मेटल ने बी को उसके सॉल्यूशन से निकाल लिया और क्या बना लिया, खुद का सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बना लिया और बी को अलग कर दिया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, ओके। तो इसी तरह की रिएक्शन से आपको आगे पता करना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट है द रिएक्टिविटी सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज आपको लर्न करनी है एज इट इज़, ठीक है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। ये हुई डेफिनेशन रिएक्टिविटी सीरीज की। सो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, लिस्ट ऑफ मेटल्स जो अरेंज की जाती है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। तो आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स द फॉलोइंग सीरीज नोन एज रिएक्टिविटी, या इसी सीरीज को एक और नाम दिया जाता है एक्टिविटी सीरीज, हैज़ बिन डेवलप। ये सीरीज डेवलप की है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट रिएक्टिव सोडियम और पोटेशियम क्या है, वो ओपन में भी रिएक्ट कर जाते हैं। उससे कम कौन था, कैल्शियम था, फिर मैग्नीशियम था, फिर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक थे, फिर लेड,
फिर हाइड्रोजन आ जाता है। और जो बहुत ही कम रिएक्टिव थे वो कौन थे, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करते। गोल्ड तो किस में रिएक्ट करता है बताओ, कौन से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल है, ये सिर्फ एक्वारीजिया, जो किससे बना था, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, ये आप लास्ट क्लासेस के और इस क्लास के बेस पे बता सकते हो। वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, क्यों रखते हैं सोडियम को केरोसिन ऑयल में, क्योंकि अगर सोडियम को हम ओपन में रखेंगे सो इट विल कैच फायर। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन लिखनी है, कैल्शियम एंड पोटेशियम की वाटर के साथ लिखनी है। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको बताना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। फर्स्ट ए कंपाउंड है, जो ए मेटल है सॉरी, वो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा, कॉपर सल्फेट के साथ उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर दी, जिंक सल्फेट के साथ कुछ हमने रिएक्ट ही नहीं किया, ना सिल्वर के साथ। तो ए वाले मेटल से क्या पता लग रहा है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन। आयरन के साथ तो देखो उसने कोई रिएक्शन शो नहीं की, यानी कि जो आयरन है वो ए से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। और कॉपर के साथ ए ने डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया, यानी कि ए ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल लिया, तो यानी कि जो ए है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो कह सकते हैं जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया वो मेटल उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सेकंड वाले में बी किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक से कम रिएक्टिव है। सी वाले में फर्स्ट में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा है, जिंक ज़्यादा है और सिल्वर क्या है, सी से कम रिएक्टिव है। डी वाले में किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं हुई, तो डी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है फिर इनमें से, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हुआ, जो जल्दी से जिसने अपनी रिएक्शन शो कर दी। तो ये एक्टिविटी सीरीज में ही पता लगेगा हमें मोस्ट रिएक्टिव। अब देखो आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, आयरन, तो जिसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, मोस्ट रिएक्टिव हुआ। आयरन को किसने डिस्प्लेस कर दिया था, बी ने, तो बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या होगा अगर हम बी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो आंसर इज़ येस। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव है और बी ने तो आयरन को ही डिस्प्लेस कर दिया, बी आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर बी आयरन को डिस्प्लेस कर देगा तो कॉपर को तो ऑब्वियसली करेगा। नेक्स्ट है अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, बी की, फिर किसकी होगी, ए, फिर सी और सबसे कम रिएक्टिविटी है डी की। ठीक है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, ये तो ऑब्वियस है कि मेटल को जब भी एसिड से ऐड करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। एंड राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन राइट डाउन करनी है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट, जब जिंक को आप आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या जिंक डिस्प्लेस कर देगा आयरन को, तो यहाँ देखो क्या जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हम देख पा रहे हैं ना जो जिंक है वो आयरन से ऊपर है, तो ये जिंक क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या रिएक्शन बन जाएगी, Zn प्लस FeSO4 एरो ZnSO4 प्लस में Fe। ठीक है, ये रिएक्शन बन जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। इन द अबव एक्टिविटीज यू सो द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स, व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर। Let us recall what we learn about the electronic configuration of elements in class 9. We learned that noble gases which have a completely filled valence shell show little chemical activity. आपने पढ़ा था जो नोबल गैस के एलिमेंट होते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये क्या होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं। इनकी क्या फील्ड वैलेंस शेल है, कंप्लीट
8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इस वजह से वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ भी रिएक्टिविटी शो नहीं करते। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। फिर हमने क्या पढ़ा था कि क्यों एलिमेंट कोई भी रिएक्ट करता है, ताकि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को completely fill कर सके, right? Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. उसके बारे में पढ़ते हैं। As you can see from the table that a sodium atom has 1 electron in its outermost shell. आप देख सकते हो कि जो सोडियम मेटल है उसमें कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। कैसे निकला, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 11, तो फिल कैसे करेंगे इसको 2 8 1, तो आउटर मोस्ट में 1 है। तो क्या कर सकता है, इसको अपनी आउटर मोस्ट कम्प्लीटली फिल करनी है। उसके लिए क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और फिर क्या बन जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, तो ये ऑक्टेट हो जाएगी ना इसकी और ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से और सभी भी ऐसे ही करेंगे। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा, ठीक है। सो दोबारा पढ़ते हैं यहाँ से, द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस है जो इस एटम का, उसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब इसके पास 10 हो गए हैं, ठीक है। बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10। सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटायन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम कैटायन बन जाएगा और उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन, क्लोरीन देखो कहाँ पर है, ये नॉन मेटल्स में लास्ट में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 है, तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी 287 है। तो इसको अपनी फिल करने के लिए कम्प्लीटली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो क्या करेंगे, ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल and it requires 1 more electron to complete its octet। तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, अगर सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करना है आपस में, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम, तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना था, वो क्या करेंगे, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बना देंगे और वो कंपाउंड का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के पास अभी भी 17 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है माइनस, ठीक है। तो इस वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो दिस गिव अस अ क्लोरीड अनायन। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन दैम एज फॉलोज। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ NaCl, ठीक है, हाउ दे फॉर्म द कंपाउंड NaCl, ये सब। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सोडियम एंड ये आपको लिखना है Na एरो, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से Cl ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया प्लस इलेक्ट्रॉन, एरो Cl नेगेटिव। Na ने अभी एरो फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन है जो। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया और ये क्या बना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। ये क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों के ऊपर क्या अपोजिट चार्ज है, सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, यहाँ पर चार्जेस का लेन देन हो रहा है, तो यहाँ कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, तो ये बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। सो इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की तरह एक्ट नहीं करता, बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, जस्ट अपोजिट चार्ज हैं वो आपस में ऐसे जुड़े होते हैं। अब एक और आयनिक कंपाउंड, और इस तरह के कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड होते हैं। एक और कंपाउंड की फॉर्मेशन आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है, सो लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोर आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन होगा, एक मैग्नीशियम होगा और एक क्लोरीन होगा। मैग्नीशियम की अगर आपको
एटॉमिक नंबर लर्न हो तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 है, तो क्या बना 282। इसको कंप्लीट करने के लिए या तो ये 6 लेगा या 2 निकाल देगा, तो इजी है 2 निकाल दे, ठीक है। तो Mg क्या करेगा, एरो Mg2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिए। और Cl है, Cl को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन मैग्नीशियम तो 2 दे रहा है, तो कितने Cl जुड़े इसके साथ, 2 Cl जुड़ जाएँ, ठीक है। तो फिर देखो कैसे बनेगा, ये नीचे दिखाया है ना, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस 2 Cl जोड़ दिए, एक Mg का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले Cl को चला गया और दूसरा सेकंड Cl, तो क्या कंपाउंड बन गया, MgCl2। The compound formed in this manner by the transfer of electrons from a metal to a non-metal. मैग्नीशियम क्या था, एक मेटल, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है, मेटल से नॉन मेटल। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आ गई आपकी आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की, इसको लर्न करना है। क्या डेफिनेशन है, द कंपाउंड फॉर्म्ड by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compound और electrovalent compound, ठीक है। और भी बहुत से कंपाउंड है, वो आपने खुद ट्राई करनी है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। बहुत पूछी जाती है, ऐसे ही पूछ लेते हैं, फिर राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, या वैसे 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है फिजिकल नेचर, मतलब दिखने में कैसे होते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, मोस्टली ये सॉलिड होते हैं, एंड आर समवट हार्ड होते हैं। बिकॉज अब ये रीज़न पूछेंगे वाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड, ये क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। तो रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये हार्ड और सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अपोजिट चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कम्बिनेशन से ये बने होते हैं, इस वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें होती है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल होते हैं, जैसे ही गिरेंगे तो टूट जाते हैं, नाजुक होते हैं, एंड ब्रेक इनटू पीसीज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो आंसर इज दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑफ हीट है हमें वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। थर्ड सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये क्या है अपोजिट चार्ज से मिलके बने हैं, तो ये किस में सोल्यूबल होंगे, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन पेट्रोल, इनमें सोल्यूबल नहीं होती। किस में सोल्यूबल है, वाटर में। फोर्थ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप बताओ क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सो आंसर इज यस, क्यों, क्योंकि ये चार्जेस से मिलके बने हैं और चार्ज क्या करते हैं, अगर मूव करेंगे तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आर दे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। So the conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contain ions होते हैं इसमें, which move to the opposite electrode, फिर जो क्या है दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ, when electricity is passed through solution. Ionic compound in the solid state, ये लाइन ध्यान रखनी है कि जो आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस की मूवमेंट नहीं होगी, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, मोल्टन मीन्स थोड़ी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तब। क्यों, क्योंकि तब क्या हो जाते हैं आयंस है वो मूव करना शुरू कर। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आपको अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, तीनों की अलग अलग बनानी है,
नेक्स्ट में शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, Na2O की बनानी है, 2 सोडियम होंगे 1 ऑक्सीजन होगा। फिर क्या होगा, दोनों सोडियम हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनानी है। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम एंड ऑक्साइड ऑक्सीजन, सेकंड वाले में मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, आई होप आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग था आज का चैप्टर, आज का जो टॉपिक था वो इंटरेस्टिंग टॉपिक था। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।